चलो भाई, स्वागत आप सबका आज की क्लास में। अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस के क्वेश्चंस करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम का हमारा चैप्टर चल रहा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चंस हम करेंगे। देना रे वो माउस ड्रॉर में। यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन को आपको मतलब सॉल्व ना करना पड़े, वो यूं ही सॉल्व हो जाए। तो आप क्या करेंगे, बस पहले हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन आंसर्स, और आप क्वेश्चन का नंबर और उसका पेज नंबर नोट कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने का नहीं है तो क्या लिख के करोगे उसको सॉल्व करके, लेकिन नोटिंग आपके पास नंबर की होनी चाहिए। उससे आपको यह फायदा हो जाएगा कि आप रेफरेंस के लिए अपना देख सकते हैं। प्रैक्टिस उन सवालों की करनी है जो हम अपना आईटीसी का करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी था। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 300 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 4 आईटीसी चैप्टर। क्वेश्चन देखिए, इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। थोड़ा सा कंसेप्चुअली काम करेंगे तो सब हो जाएगा। इससे पहले जो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा उसमें कुछ कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही नहीं था, वो तो देखते ही आंसर हो जाता था। सी लिमिटेड चेन्नई प्रोक्योर्ड गुड्स 10,000 kg। हमने 10,000 किलो माल खरीदा। ठीक पंकज, 1 किलो 100 रुपए का है। किससे खरीदा? डी लिमिटेड ऑफ दिल्ली। ठीक, These goods came to C Limited of Chennai in the following manner। इसका मतलब सारा गुड्स एक साथ नहीं आया, थोड़ा 10 अक्टूबर को, थोड़ा 2 नवंबर को, थोड़ा 3 दिसंबर को। कितना कितना डिस्पैचिंग हुआ ये जी? 2,000 किलो, 5,000 किलो, 3,000 किलो। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, लिसन अ स्टोरी, सिंपल। 2,000 किलो, 5,000 किलो, 3,000 किलो, 5 और 3 8 और 2 10, पूरा 10,000 किलो माल वहां से तो डिस्पैच हुआ। हमें कब मिला? 15 नवंबर, 20 नवंबर, 1 जनवरी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाली डेट हमारे लिए मैटर करती नहीं। हमने अभी अभी आईटीसी की कंडीशंस राहुल क्या सुनी कि माल हमें रिसीव हो जाना चाहिए। तो वो तुमने डिस्पैच कर दिया और वो रास्ते में कहीं फंस गया, तो हमसे का मतलब भाई जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा आईटीसी नहीं मिलेगा। तो डेट ऑफ रिसीट हमें चाहिए, डेट ऑफ डिस्पैच हमें नहीं चाहिए। ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में नॉर्मल लॉस हुआ तो हमको पता है कि नॉर्मल लॉस हमें इग्नोर करना है, न प्लस करना, न माइनस करना, न मल्टीप्लाई करना, न डिवाइड करना। अननेसेसरी एक टेबल में आपको बहकाने के लिए दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक है सर, एब नॉर्मल लॉस 2 जगह तो है ही नहीं। यहां पर 20 किलो है, मतलब पहली केस में 2,000 किलो माल डिस्पैच हुआ, हमारे पास 2 किलो कम पहुंचा 1998, लेकिन हमें आईटीसी कितने का मिलेगा?
पूरे 2000 का। करेक्ट हुई ये बात? नॉर्मल लॉस हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद 5000 किलो वहां से डिस्पैच हुआ, 5 किलो नॉर्मल लॉस हो गया, 4995, लेकिन क्रेडिट कितने का मिलेगा? 5000 किलो का। उसके बाद 3000 किलो वहां से चला, 1 किलो नॉर्मल लॉस और 20 किलो एब नॉर्मल लॉस, तो 2979, लेकिन हमें क्रेडिट कितने का मिलेगा? 2980 का। 20 किलो एब नॉर्मल वाला तो डिडक्ट होगा, लेकिन 1 किलो नॉर्मल वाला डिडक्ट नहीं होगा। ठीक। अब क्योंकि माल 3 बार आया है, इसलिए ऐसा मत कर देना कि 3 अलग अलग टुकड़े होंगे और फिर 3 अलग अलग टुकड़ों में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल नहीं, आईटीसी मिलेगा एक साथ। आईटीसी ऑन, फुल आईटीसी ऑन 1 जनवरी, क्योंकि 1 जनवरी तक सारा माल रिसीव हो गया। पहले बताइए, यहां तक क्लियर हो गई बात? बस जिसको ये क्लियर है उसको आगे तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब सिंपल है। अब देखिए आगे वो क्या पूछता है। इनवॉइस शोज, इनवॉइस फॉर द परचेज दैट वी हैव डन, परचेज विच वी हैव मेड इज 10,000 किलो, जीएसटी 18%। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर 3 छोटा छोटा क्वेश्चन। ठीक है, एक बात मैं फिर आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने स्कैनर के पन्ने नहीं पलटे तो आपका नंबर कम हो सकता है। ग्लूकॉन डी से एनर्जी नहीं आती, पास्ट ईयर पेपर देखने से एनर्जी आती है। मान लो यही क्वेश्चन आपको 6 नंबर में दिख जाए आज रात, तो आपको लगेगा अरे वाह ये 6 नंबर में, सो नाइस ऑफ द क्वेश्चन। पहला सवाल, सी लिमिटेड कैन अवेल द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ऑन 15 नवंबर एंड 20 नवंबर, यस और नो? आंसर इज नो। खत्म। अब इसमें क्या करेगी नोटबुक बताओ? ठीक है सर, तो कोई वर्किंग की आवश्यकता नहीं है कि हर प्रश्न में आप लिख लिख के उसको ऐसे सॉल्व करें, ये तो सॉल्यूशन का है ही नहीं क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, सी लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या वो एलिजिबल है? हां एलिजिबल तो है। इफ सो व्हेन? 1 जनवरी, 1 जनवरी को वो एलिजिबल होगी। हाउ मच क्रेडिट इज अलाउड टू सी लिमिटेड, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट कैसे करें? क्वांटिटी तो हो गई, टोटल जोड़ लो कितनी बनी? 9980 किलो इंटू 100 रुपए। पहले ये बताओ कितना आया? 99,800 प्लस, अच्छा, और ये जीएसटी बताओ कितना आया? इस पर जो जीएसटी है वो बताओ, जीएसटी एट 18% कितना? बस 1,79,640। ये कलकत्ता का आंसर है, मेरा थोड़ी। इतना ही लिखना है। आप एग्जाम में इंक्रीज ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास है तो आप आईटीसी की कंडीशन समझा दो पहले, फटाफट एक एक लाइन की तो है, फिर उसके बाद आंसर कर दो। थोड़ा आपको आंसर में रिचनेस बढ़ जाएगी कि भाई बड़ा सा आंसर लिखा है हमने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, पेज नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14
और पेज नंबर अभी 319, क्वेश्चन नंबर 14, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन नंबर, तो इसमें नंबर अलग है भाई, मेरे पास शायद कोई और वर्जन होगा। अरे तो मेरे पास मिस्टर विजय नहीं, मेरे पास विपिन लिमिटेड है। देना मेरे को किताब। हाँ ये राजी, क्वेश्चन नंबर 17, विपिन लिमिटेड। ये क्वेश्चन इतनी लंबी जंप लगाने के बाद जो मैंने आपको करवाया और बीच के क्वेश्चन जो मैं खा गया, इसका अपराध कलकत्ता के नाम है, मेरे नाम नहीं। बीच में सर सारे प्रश्न दूसरे कॉन्सेप्ट्स पर हैं और जो हमने कर रखा है कॉन्सेप्ट उस पर यह क्वेश्चन है इतनी लंबी जंप के बाद। आइए पढ़ें। विपिन लिमिटेड परचेज्ड रॉ मटेरियल, इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा ए 10,000 किलो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का काम है। 10,000 किलो रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब इनपुट मिलेगा ना, क्रेडिट मिलेगा। 80 रुपया किलो प्लस जीएसटी, ठीक। द सेट रॉ मटेरियल वॉज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पी, ये फिनिश्ड गुड्स है, इस पर इनपुट नहीं मिलेगा, इस पर आउटपुट लायबिलिटी आएगी। ये तो वो टैक्स है जो आपने 36 रुपीज कस्टमर से कलेक्ट करा था, ठीक सर। द अदर इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। प्रोसेसिंग लॉस 2% ऑन इनपुट ए, ये जो ए खरीदा ना 10,000 किलो, इसको जब हमने यूज करा तो 2% नष्ट हो गया। तो बताओ सर आईटीसी 10,000 पे मिलेगा या 10,000 माइनस 2%? 10,000। प्रोसेसिंग के लॉस से कोई मतलब ही नहीं। समझ आई बात? ये है वो बढ़िया सवाल। अगली लाइन, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ पी, मतलब जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाकर हम बेचते हैं वो 100 रुपए प्रति किलो बिकता है, ठीक है भाई। अदर मटेरियल एम, अच्छा एक और मटेरियल यूज होता है तो इसका भी इनपुट मिलेगा। जो भी चीज हमें परचेज करके हम यूज करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। अदर मटेरियल एम यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पी 2 लाख प्लस जीएसटी, तो 2 लाख का जीएसटी निकाल लेंगे, उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, जितना भी होगा पता नहीं, जरूर थोड़ी है सब जगह 12% हो 18% हो। जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पी, अच्छा एक और चीज खरीदी हमने, बताओ कैपिटल गुड्स विदेश से मंगवाई, उस पर भी जीएसटी लगा। अच्छा उस पर भी लगता है, हमें तो नहीं पता, पता करके करना क्या है, जब वो कह रहा लगता बात खत्म। हमने तो कस्टम नहीं पढ़ा ना, हमें तो पता नहीं माल के विदेश से मंगाने पर भी जीएसटी लगता है, तो वो कह रहा है ना जीएसटी लगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी 20,000 और आईजीएसटी अंडर कस्टम अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपये लगा जीएसटी, इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? पक्का क्लियर? रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है जी, ए एम और पी सब पे 12% है, ये बढ़िया बात है, ठीक। बार बार रेट याद नहीं रखना पड़ता किस पे कितना लगाओ। विपिन लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम वाले वो लोग होते हैं जिनको आईटीसी मिलता ही नहीं। कंपोजिशन स्कीम वाले लोग वो होते हैं जिनको क्रेडिट नहीं मिलता। क्या होती है ये स्कीम हमें क्या पता, होगी जब होगी तब पढ़ेंगे। अभी हमें इतना पता है कि अगर ये होती तो क्रेडिट ना मिलता, क्योंकि ये नहीं है इसलिए क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है, पहला अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल और दूसरा नेट जीएसटी पेबल बाय विपिन लिमिटेड, ठीक है भाई, पक्का क्लियर? चलो
अब आप चाहें तो अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए अच्छे से, साफ साफ तरीके से। मैं बिल्कुल वही लैंग्वेज लिख रहा हूं जो आपको पेपर में लिखनी, ठीक है। चलो, या तो फिर फ्रेश ही लिख देते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ स्टडी मटेरियल आईटीसी। देखिए भाई, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने 3 अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर खरीदी थी। सबसे पहले हमने खरीदा था मटेरियल ए, राइट। तो मटेरियल ए की बात करते हैं। 10,000 किलो। 1 किलो कितने रुपए का? 80 रुपए का। और 12% जीएसटी मल्टीप्लाई 12%, क्योंकि सिर्फ जीएसटी वैल्यू चाहिए ना, मेन वैल्यू नहीं चाहिए अपने को। 96,000 चेक कर लो भाई, ठीक। एक चीज का क्रेडिट आ गया, ये पूरा मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई मटेरियल एम, पी तो आउटपुट है, पी तो बिकेगा। जो खरीदा है वो है एम, 2 लाख प्लस जीएसटी। तो मटेरियल क्या है? एम। 2 लाख का 12% कितना आया? 24,000। कुछ है ही नहीं, तो सिंपल। अच्छा, कुछ और भी खरीदा हमने। कैपिटल गुड्स हमने खरीदे, और कैपिटल गुड्स का जीएसटी सीधे सीधे दे रखा है 10,000। टोटल बताइए। 1,30,000 आईटीसी अवेलेबल आ गया, ठीक सर। वो तो कस्टम है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता इधर, जीएसटी में ही जीएसटी का मिलता है बस। हाँ, अब ये हो गया जी। दूसरा उसने हमसे पूछा, पंकज ध्यान से देखो, दूसरा उसने क्या पूछा? कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल। हमें भारत सरकार को जाके कितना टैक्स जमा करना है। नेट टैक्स पेबल कैसे निकलता है भाई? नेट टैक्स हमने लायबिलिटी सीखा था, आउटपुट वाला टैक्स माइनस इनपुट वाला टैक्स। नेट टैक्स लायबिलिटी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक जी। कितना आया? आउटपुट टैक्स तो निकालना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं। आउटपुट टैक्स मतलब सेल पर टैक्स, और इनपुट टैक्स मतलब परचेज पर टैक्स। तो ये इज इक्वल टू करके छोड़ देते हैं, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये बताओ हमने कितनी यूनिट सेल करी? हमने रॉ मटेरियल खरीदा था 10,000, लेकिन 2% प्रोसेस में लॉस हो गया, तो आईटीसी के लिए तो उसे इग्नोर कर दिया था हमने। लेकिन जब 2% रॉ मटेरियल नष्ट हो गया, तो उस 2% के बराबर आउटपुट भी तो, फिनिश्ड गुड्स भी तो नहीं बन सकते ना। ये बात स्पष्ट हुई। जब आप सेल निकालोगे तो 10,000 किलो की सेल हो ही नहीं सकती। 10,000 किलो में 2% तो नष्ट हो चुका, तो 2% माइनस करके जो यूनिट आए सिर्फ उसकी सेल निकालिएगा आप, ठीक। चलिए पहले हम क्या करते हैं, 10,000 किलो इंटू 98%, क्योंकि 2% तो नष्ट हो गया। और ये कितने रुपए का हम बेचते हैं? फिनिश्ड गुड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 रुपए पर किलो, और इसके ऊपर जीएसटी 12% लगेगा। 1,17,600, और इनपुट टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 1,30,000।
तो हमारे पास तो इनपुट टैक्स ज्यादा आ गया, बताओ तो क्या करें हम? 1,17,000 माइनस, चाहे तो 30 माइनस कर दो सीधे 1,17,600 में, या तो पूरे 30 माइनस करके दिखा दो, या फिर करना ये चाहिए वैसे कि 17,600 ही माइनस करो और नेट टैक्स लायबिलिटी नील हो गई और हमारे पास बैलेंस इनपुट टैक्स बच गया। 1,30,000 में 17,600 यूज हो गया और कितना बच गया? ये अगले महीने यूज हो जाएगा। 12,400 अगले महीने हमारे पास यूज हो जाएगा। अब बताइए, इस क्वेश्चन की बिल्कुल कोई नई चीज नहीं थी इसमें, फिर भी इतनी जंप के बाद क्वेश्चन था ये। क्लियर हो गई जी बात? अब डालिए नई हेडिंग। जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसका क्वेश्चन हम कर चुके। यस, अगली हेडिंग, टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगली हेडिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में कई आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे छोटे छोटे, जिनसे पेपर में मोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यह हेडिंग आपको समझ भी आएगी क्योंकि इससे पिछले में है जो आपने अभी अभी क्वेश्चन किया, बिल्कुल उससे कनेक्टेड है ये। टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। होता क्या है कि जब तक आग नहीं लगती तब तक हम भागते नहीं हैं। सबका यही है, ऐसा नहीं कि भारतवासियों के साथ ही स्पेशल है, वो तो दूसरे देशों का दिखता नहीं। जब हम लोग बिल्कुल पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए बेहोश हो जाते हैं तब हम अपनी जांच करवाते हैं। उससे पहले तो जांच करवाना हमें लगता है फालतू में खर्चा हो रहा। क्या मतलब हुआ मेरा कहने का? कि यदि हमारी परचेजेस पर हमने जो जीएसटी पे किया वो हमारे जीएसटी के लॉगिन में दिख भी रहा होता है, तब भी तमाम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेते। कुछ मूर्खता की कमी थोड़ी है, आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे। मतलब एक आदमी ने दुखी होकर ये कहा आपसे कि मेरा तो भाई 36,000 जीएसटी बना, बड़ी दिक्कत हो रही, कुछ करो यार, कैसे बचाऊं जीएसटी। आपने कहा कुछ खरीदी वरीदी नहीं करते क्या आप? वो कह रहा खरीदी, 25 लाख का माल लगवाया कल दुकान में। करा तो जी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ही मिला। वो करा वो क्या होता है? आपने कहा गई भैंस पानी में। 36,000 का जीएसटी पे करने के लिए आप चिंता कर रहे हो, 25 लाख रुपया का भाई साहब आपने माल खरीदा है, लाखों का जीएसटी आपके पास पड़ा होगा इनपुट। अब आपने उसे समझाया तो उसे डब्बा दिखाई दिया कि क्या करना है उसे, नहीं तो बस क्लिक 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 करने वाले ना बहुत लोग हैं आजकल, सैकड़ों। क्लिक 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 क्लिक, जो समझा दो क्लाइंट वो समझ जाता। मासूम डर इतना है लोगों में। खैर, कुछ लोग उल्टे हैं, उनको परचेज नहीं भी होती तब भी उन्हें चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कहीं से मिल जाए। सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का एक टाइम लिमिट बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपकी वो लॉगिन में इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा रहेगा और आप सोए रहेंगे और आप बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट जिस दिन लेने की बारी आएगी उस दिन वो एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाए? पहला केस लिखना कुछ नहीं है। पहला केस, हम जो माल खरीदते हैं उस पे जीएसटी है, लेकिन हम जो बेचते हैं उस पे जीएसटी नहीं है। बताओ, हमने तो तिरंगा स्टोर खोला, तो जो कपड़ा हम खरीदते तिरंगा बनाने के लिए, तिरंगा समझते, फ्लैग नेशनल, तो उस पे तो जीएसटी है कपड़े पे, स्याही पे, इंक पे, कपड़े पे, धागे पे, उसके वो स्टिक पे। और बना के मैडम आप जब झंडा बेचेंगी तो जीएसटी कितना? 0। दूसरा केस कब होता है ऐसा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पड़ा रहता है, हम इस्तेमाल तो कर नहीं पा रहे। दूसरा केस कब होता है बताइए? हमने जो माल खरीदा, रॉ मटेरियल, अभी बात कर रहे थे हमने जो माल खरीदा वो तो खरीदा 18% रेट से, ठीक। जब उसे प्रोसेस करके बेचा तो उस पर जीएसटी का रेट कितना? 5%। बताओ तो कितना माइनस कर लेंगे भाई हम, वो पड़ा रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक। तीसरा, ऐसा कब हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है और हम क्रेडिट का फायदा नहीं उठा रहे, मतलब लड्डू सामने हम खा नहीं रहे। तीसरा कब हो सकता है? वो तो दिख रहा है ऊपर क्रेडिट, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं ये पूरी नहीं हो पा रही। कलकत्ता में प्लांट में आग लग गई थी ना, तो सारी फाइलें जल गई, बिल की कॉपी नहीं रखी, और हम ईमानदार लोग हैं, जब तक बिल नहीं तब तक हम क्रेडिट नहीं लेते। अब बताओ क्या करें? ऐसी कुछ और परिस्थितियों में भी ऐसा हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके खाते में पड़ा रह जाए, तो या तो आप उसका रिफंड ले लो, सरकार को बोलो भाई हमने तुझे पैसे दे रखे हैं, देख हमें फायदा ना हो नहीं रहा है, तो रिफंड का चैप्टर आएगा आपके सीएमए फाइनल में, तो वहां पे रिफंड कैसे अप्लाई करते हैं, वो रिफंड अप्लाई करके आप पैसा वापस ले लीजिए, या फिर उसको आप किसी ना किसी तरह क्रेडिट को यूज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि साहब वो 100 साल पुराना आईटीसी आप किसी दिन आके मांगने लगेंगे। एक निश्चित समय सीमा है। क्या हम समझ गए ये बात? पक्का क्लियर? बस उसकी लिमिट पढ़नी है। अब सुनते रहे आप। अगर ये टाइम लिमिट, क्या हुआ आदित्य? अगर ये टाइम लिमिट मार्केट में आप उन लोगों से डिस्कस करेंगे जो लोग जीएसटी में डील करते हैं, प्रैक्टिशनर भी और ये क्लाइंट भी, तो उनको ये टॉपिक अटपटा लगेगा। उनकी नजरों में तो ये टॉपिक है ही नहीं। उनकी नजरों में क्या रूल है कि अगर एक बार वहां बैलेंस पड़ा हुआ है तो सदा सदा के लिए वो बैलेंस हमारा है। बताओ उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा सरकार ने पिछले कई वर्षों में किया। सन 2017 में जीएसटी आया, सरकार बोली 18 में लास्ट डेट है, लेकिन कोई यार कोई नहीं, तू ले ले, क्रेडिट ले ले। बताओ 18 में लास्ट डेट आई तो सरकार बोली कोई नहीं, ये तो नया लॉ है, समझ नहीं आ रहा होगा ना आपको, ले लो आईटीसी, ले लो, 19 में भी ले लो। बताओ 19 की लास्ट डेट आई, सरकार बोली अभी हम विचार कर रहे हैं, 31 मार्च तक देखते हैं। 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया, फिर वो साहब पूरी 20 और पूरी 21 फिर लिमिट बढ़ा दी सरकार ने। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, द क्वेश्चन दैट यू विल फेस इन थ्योरी टुडे यू मे नॉट फाइंड इट इन प्रैक्टिस, लेकिन लास्ट डेट का रूल है, ठीक है। और आज की डेट में लास्ट डेट का रूल इंप्लीमेंटेड है। अब सारी एग्जेम्पशंस खत्म हो चुकी, कोरोना हम भूल चुके। आज अगर आप सरकार के पास जाकर कहोगे ये मेरा आईटीसी मेरे को नहीं मिल रहा, ये क्या प्रॉब्लम है भाई, वो कहेगा तुमने रूल नहीं पढ़ा, वो कहेगा हमें पता ही नहीं। ठीक है सर, आइए लिखते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 1, पंकज जी लिखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल with the assessee, available with the assessee does not have a perpetual life.
does not have a perpetual life, उसकी कोई अमर कहानी नहीं है। ठीक। पॉइंट 2, it must be availed, it must be availed on or before the last date, it must be availed on or before the last date to avail ITC, on or before the last date to avail ITC. पॉइंट 3, बस इतने ही पॉइंट है इसमें। पॉइंट 3 और टॉपिक खत्म। हाँ, आई विल नॉट वेलकम इट। लास्ट डेट टू अवेल ITC is as follows. ITC लेने की जो अंतिम तिथि है वो as follows है। ठीक, देखिए पहला, सितंबर मंथ रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। B, annual return of this financial year. Whichever is earlier. Whichever is earlier. क्या सर? ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वो नेक्स्ट ही हो जाता, मार्च के बाद जो सितंबर आई वो अगली है। हाँ सही में। क्यों? आप कहना चाहते हो कि जनरली यही वाला आता है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने समझाया ही नहीं, बस यूं ही, बस हमने तो लिख दिया है ऐसे ही। सवाल है भाई, खतरनाक सवाल है, इस पे ये लिख दिया आपने। अच्छा, पहले हम छोटी छोटी मोटी मोटी 2-3 बातें कर लेते हैं। छोड़ो ना, क्या पता, ऐसे छोड़ देते हैं। अरे मैं कह रहा हूं ये गलत लिखा हुआ, हम तो कॉरिजेंडम इशू कर देंगे, सॉरी बच्चों गलत हो गया, सही कर देंगे। आप मेरा आनंद वाले प्रश्न सुने बस। आप लेट्स बी कूल। करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च, ठीक। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च, क्लियर। दिस फाइनेंशियल ईयर मतलब जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम हैं, राइट। जिस फाइनेंशियल ईयर का परचेज या सेल का क्वेश्चन गिवन होगा, पक्का क्लियर। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो ऑब्वियसली द ईयर स्टार्टिंग आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मुझे पता है, आप सबको पता था, कोई बात नहीं। दूसरी बात, एनुअल रिटर्न इस साल का है या अगले साल का, सितंबर इस साल का है या अगले साल का, ये भूल जाएं, लेकिन आप रिटर्न की डेट याद रखें। मंथली रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख को भरा जाता है। मंथली रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख को, मंथली रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक भरा जाता है। तो 20 तारीख तक है वो, जरूरी नहीं 20th को ही भरना है, ठीक। और ये जो एनुअल रिटर्न है ये भरा जाता है 31 दिसंबर तक। कब तक भरा जाता है? 31 दिसंबर तक। कब तक भरा जाता है? 31 दिसंबर तक। क्लियर हो गई बात? अब सोचो 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर, तो इन दोनों में तो आपको हमेशा 20 अक्टूबर ही अर्ली दिखेगा, नहीं? इसमें क्या स्पेशल है भाई? मैंने कहा
कि पहली लाइन पढ़िए आप, सितंबर महीने का रिटर्न, ईयर छोड़ दो ना आप, जो लाइन चैलेंज करे, ये दिखी नहीं दे हमें, ठीक, ऐसी तैसी में गया ईयर। आप मुझे ये, आपको नहीं काटना है ईयर, सितंबर का रिटर्न की लास्ट डेट क्या होगी आदित्य जी? 20 अक्टूबर। और 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसकी लास्ट डेट रिटर्न की कब होगी? एनुअल वाली 31 दिसंबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर विल ऑलवेज बी अर्लियर देन 31 दिसंबर। व्हाट इज द बिग डील हियर? पहले बोलो हां। ये तो तब होगा जब आप एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक लटकाएं। अगर आपने एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं लटकाया तो यह भी तो हो सकता है आज 31 मार्च है, कल को हमने एनुअल रिटर्न भर दिया 1 अप्रैल को, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो फिर 1 अप्रैल अर्लियर हो जाएगी ना। समझ गए आप? मैं तो लिख के बताऊंगा ही, मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा था जो लिखकर बड़ी आसानी से आप जवाब दे देंगे। सुन के 2 मिनट जवाब दीजिए। सितंबर का रिटर्न की लास्ट डेट 20 अक्टूबर। बोलो हां, बोलो हां, हां, कोई यस नो नहीं। और 31 दिसंबर एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट होती है या वही डेट होती है? लास्ट डेट। तो 31 दिसंबर को ही भरना जरूरी है कि पहले भी भर सकते हैं? 20 अक्टूबर से पहले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? भर सकते हैं ना। तो अगर 20 अक्टूबर से पहले वो भर दिया तो वो अर्ली हो जाएगा, और अगर 20 अक्टूबर के बाद भरा तो 20 अक्टूबर अर्ली हो जाएगा। जो भी डेट अर्ली आएगी, अभी करते हैं क्वेश्चन, जो भी डेट अर्ली आएगी बस दरवाजे बंद हो जाएंगे वहां। उसके बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। करेक्ट? अब आइए जरा इसको आगे एनालिसिस करते हैं। पॉइंट 3 में ही रहिएगा, पॉइंट 3 में ही रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, this financial year 2022-23, this financial year 2022-23, तो इस साल की लास्ट डेट of annual return of this financial year क्या होगी बताइए? मैंने आपको बताया 31 दिसंबर होती है, 31 दिसंबर होती है। अब आप ये मत सोचिए 31 दिसंबर इस साल की या उस साल की, वो छोड़ो ना। आप पहले ये बताओ फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चल रहा है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, यही तो इसके बाद जो भी दिसंबर आएगी उसकी 31 दिसंबर बाद खत्म। ये जहां जहां ईयर लिखा होता है दोस्तों, वहां वहां ये कंफ्यूजन का कीड़ा पैदा करते हैं, दिस एंड दैट में। आप तौसीफ, आप ये पी जाओ कि जो भी 31 दिसंबर आएगी वही क्या हो जाएगी बताइए? लास्ट डेट। 31 मार्च 2023 के बाद एक ही तो 31 दिसंबर आएगी, कौन सी? 31 दिसंबर 2023। करेक्ट? 22 कैसे आएगी? जैसे इसके बीच में हम क्यों पूछेंगे? ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके बाद ही तो एनुअल रिटर्न भरेंगे। यहां पर बात क्लियर हो गया पंकज? अब सुनो, अब एक बात बताओ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, करेक्ट? ठीक, बताओ यहां तक क्लियर? इस साल में लास्ट डेट ऑफ मंथली रिटर्न
जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, सिर्फ उस शब्द पर फोकस करोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ इधर उधर कनेक्ट करने की कोशिश ही मत करो आप। लास्ट डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सेप्टेंबर मंथ ऑफ ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। इसके बाद तो यही आएगा। इसकी सितंबर बताओ, इसकी सितंबर कब आएगी? सितंबर 23 की या सितंबर 24 की? इसमें चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, आराम से आप चेक कर लो, कंफ्यूजन ना हो। इस साल में सितंबर तो 23 में आएगी, बदमाशों। जो लिखा है वो करना है, आप क्यों अपने मन से सोच रहे हैं? इसमें क्या लिखा है आप बताइए। लास्ट डेट ऑफ मंथली रिटर्न किस साल का? ऑफ सितंबर मंथ, सितंबर महीने का। किस साल का? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो पिछला कहां खत्म हुआ? 31 मार्च 23। तो अगला कहां शुरू हुआ? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। इसका सितंबर, इसके बाद का सितंबर थोड़ी। इसका सितंबर कब आएगा बताओ? सितंबर 23 में तो बैठेगा इसका सितंबर। तो इसका रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या होगी? 20th ऑफ अक्टूबर 2023। सिंपल। सबसे पहले तो क्वेश्चन कौन सॉल्व कराएगा? रूल में हमने क्या रटा था? एनुअल रिटर्न ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एनुअल रिटर्न ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड सितंबर मंथ रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक, तो मैंने तो वही लिखा है। उस लाइन के मुताबिक एनुअल रिटर्न 31 मार्च के पहले भरा नहीं जा सकता, इसलिए 31 मार्च के बाद वाली दिसंबर ली। जबकि दिसंबर इसके बीच में भी आई होगी। पंकज का जो कंफ्यूजन था कि इसमें तो आप इन दोनों डेट्स के बीच वाली सितंबर ले रहे हो और इसमें आप इन दोनों के बीच वाली दिसंबर नहीं ले रहे, इसके बाद वाली दिसंबर ले रहे हो, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न है 22-23 का। तो जब तक 22-23 निबट नहीं लेती, एनुअल रिटर्न कैसे भरेंगे हम? इसलिए उसके बाद वाली दिसंबर ली। इन दोनों डेट्स के बीच में सितंबर थी और उसका रिटर्न तो तुरंत भरा जा सकता था, तो उसकी लास्ट डेट तो 20 अक्टूबर 23 हुई। तो पहले आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन तो हमारे पास है करने के लिए अभी दो भारी भारी, उसमें रियलिटी मिल जाएगी आपको। लेकिन इन दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा क्या अर्ली मिलेगा? 20 अक्टूबर 2023। लेकिन दोस्तों ये तो लास्ट डेट्स है ना, ये तो लास्ट डेट्स हैं। आप ये वाला रिटर्न इससे पहले भी तो भर सकते हो और ये वाला रिटर्न इसके बाद भी भर सकते हो आप। वो रूल ही ऐसा है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है एक्चुअली ये, उसमें नियम ही ये लिखा है कि सितंबर लेना है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहां पर दिसंबर 31 मार्च के बाद वाली क्यों आई, ये समझ आया? क्योंकि मार्च तक ईयर खत्म ही नहीं हुआ और यहां सितंबर इसके बीच वाली हमने ली। क्यों? क्योंकि सितंबर मंथ तो खत्म हो चुका ना, उसका रिटर्न तो अगली अक्टूबर में भरना ही था। ये समझ आया? अब अगला मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या आपको यह समझ आया कि लास्ट डेट के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं? पेनल्टी तो लग जाएगी, उसमें क्या है भाई? हम कह रहे हैं 5 करोड़ पेनल्टी देंगे, हम नहीं भरते रिटर्न, कर क्या करेगा तू? हम ये इसके बाद भर सकते हैं ना। और ये 31 दिसंबर लास्ट डेट है, क्या हम इससे पहले भर सकते हैं? हाँ, मैक्स अर्ली टू अर्ली कितना अर्ली भर सकते हो बताओ? उसकी रात 12 बजे तक तो खुलता नहीं विंडो, क्योंकि उस दिन तो वही सेल चल रही होगी ना 31 मार्च। इससे पहले पहले भरोगे तो 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 23 को भर सकते हैं हम। 31 मार्च को ईयर क्लोज करा, हमारी ट्रांजैक्शन 3 ही 4 थी। बड़े बड़े टावर बनाते हो आप, 2 टावर बनाए आपने 50-50 मंजिल वाले, वो बिजनेस पूरा। हमारा तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल रेडी है। 1 अप्रैल को एनुअल रिटर्न भर दिया, हो सकता है ना ऐसा? तो 1 अप्रैल अर्ली हो जाएगा फिर।
तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप सिर्फ इन दोनों डेट्स को कंपेयर मत करिए, आप तो ये दोनों रूल याद करिए। इन दोनों रूल के मुताबिक हो सकता है ये अर्ली हो जाए, हो सकता है वो अर्ली हो जाए। बच्चे को 4 महीना पढ़ने के बाद भी इतिहास गवाह है कि उसे ये कंफ्यूजन होती है कि हमेशा अक्टूबर वाली लाइन तो अर्ली होगी। अरे ये तो लास्ट डेट है ना, एक्चुअल डेट तो इधर और उधर हो सकती है ना भरने वाली। पहले बताओ हां या ना। यस, लेट अस राइट। हां जी, मंथली है। हम कैसे लेते? रूल सितंबर का है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जब वो रूल ही कह रहा है सितंबर का रिटर्न का लास्ट डेट 20 अक्टूबर होता है। नहीं नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। ये जो सितंबर है ना, इस साल की थोड़ी है, ये तो अगले साल की सितंबर है। ये साल तो 31 मार्च 23 को खत्म हो चुका। तो सितंबर की डेट रिटर्न की है 20 अक्टूबर की। तो सितंबर से जो पहले के ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिटर्न तो भर चुके होंगे ना। आपका क्वेश्चन एक्चुअली मैं नहीं समझा, एक तो आप रिपीट कर दो, फिर मैं आंसर के लिए जो रूल चाहिए होगा वो मैं रिपीट कर दूंगा। आप प्रश्न समझाओ मुझे। पहले ये क्लियर हो गया? नहीं, पहले आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो दो हैं वो डेट्स कंपेयर करनी है। जो दो डेट्स हैं वो कंपेयर करनी है। अब आप दूसरे में बताओ क्या पूछ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, और जुलाई का 20 अगस्त तक, जून का 20 जुलाई तक। हाँ बस, तो उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं था। दैट इज द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। हाँ, आप बताओ क्यों हमेशा ईयरली होगा? मैं तो अभी बताया, ये भी ईयरली हो सकता है। मैक्सिमम क्या, 31 मार्च को ईयर खत्म हुआ दोस्त। 31 मार्च का रिटर्न है ना ये, एनुअल का रिटर्न है ना ये। तो मार्च के बाद भर सकते हैं कि मार्च के पहले? तो अप्रैल में भी भर सकते हैं, मई में भी भर सकते हैं, जून में भी भर सकते हैं, जुलाई में भी भर सकते हैं, अगस्त में भी भर सकते हैं, सितंबर में भर सकते हैं। तो अगर अप्रैल से सितंबर तक कभी भी भर दिया तो ये अर्ली होएगा। ठीक, लिखना शुरू करें। अगर 20 अक्टूबर के बाद भरे तो ईयरली बैठेगा। हाँ, ये वाला देखो, इसकी 31 दिसंबर लास्ट डेट है, ये लेट भरोगे तो इसकी पेनल्टी लगेगी। इसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, इसकी लेट भरोगे तो इसकी पेनल्टी लगेगी। तो लगेगी। हाँ, और जो एनुअली पे करता है उसके हिसाब से चलेगा। अभी ये समझ लो आप, ठीक है। जब आप मंथली पे करते हो ना डियर, तो एनुअली भी रिटर्न भरना पड़ता है। मंथली भी भरते हैं, एनुअली भी भरते हैं हम। 2 बार पैसे नहीं देने होते, रिटर्न भरना होता है। बस खाली बताना होता है कि देखो भाई पूरे साल ये था। इज दैट ऑल राइट? पक्का? देखो जी, अभी 4 सवाल ज्यादा पूछने में कोई बुराई नहीं है। 6 महीना खराब नहीं होना चाहिए। पंकज का लेटेस्ट सवाल समझ आया? मैं ये मंथली वाला इंसान अलग है और एनुअली वाला कोई और है, ऐसा नहीं है। सेम व्यापारी को 12 रिटर्न मंथली भी भरने होते हैं और साल में 1 रिटर्न एनुअली भी भरना होता है। दोनों चीजें भरनी होती हैं। ठीक, आइए। तो यही तो पैसे कमाने का काम है, आप लोग ये करना कल को। चलिए, हाँ जी, लिखिएगा। सो इट इज क्लियर दैट if we forget to take ITC, so it is clear that if we forget to take ITC of some purchases, so it is clear that if we forget to take ITC of some purchases, हमने कुछ परचेजेस का ITC लेना भूल गए हम, of some purchases, we can take
ITC anytime later. We can take ITC anytime later. We can take ITC anytime later, but on or before the last date. On or before the last date. On or before the last date, right? लास्ट डेट जो भी रूल में लिखी है वो ऑन और बिफोर द लास्ट डेट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ परचेज गिवन है 5 सितंबर 2023, 2022 कर लो, 5 सितंबर 2022, 5 सितंबर 2022 को हमने कुछ खरीदा, करेक्ट? 5 सितंबर 2022 को हमने कुछ खरीदा, करेक्ट? परचेज डिटेल्स, 10,000 रुपीज प्लस 18% GST एक्स्ट्रा, राइट? आईटीसी वैल्यू कितना? आईटीसी वैल्यू कितना? 10,000 का 18%, तो 1,800 सिर्फ आईटीसी, 1,800 आईटीसी हमारे पास आ गया, राइट? We forgot to take ITC and realized this fact, और हमें ये याद आया, realized this fact on 4th अक्टूबर 2023, और हमें ये याद आया 4 अक्टूबर 2023 को कि हमने पिछले साल सितंबर में कुछ खरीदा था जिसका आईटीसी हमें ले लेना चाहिए था, लेकिन वो कहीं फाइल में बिल रह गया, हमारी नजर कहीं गई नहीं और हमने आईटीसी लिया नहीं। आज वो भागा भागा अकाउंटेंट आया और हमसे कहता है कि हम इसका आईटीसी लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है, कैन वी अवेल आईटीसी और नॉट? कैन वी अवेल आईटीसी और नॉट, ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई? सिंपल सवाल है, बस इसका थोड़ा बड़ा भाई एक बार और आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैन वी अवेल आईटीसी और नॉट, राइट? चलो अब आप देखिए सॉल्यूशन। लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या है? लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी, लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या था? एनुअल रिटर्न ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और September month return of next financial year, बताइए इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब एनुअल रिटर्न ऑफ, बताइए ट्रांजैक्शन जिस ईयर की है वो ईयर करंट होता है। ट्रांजैक्शन किस डेट की है? सितंबर 22, तो बताइए कौन सा डेट, कौन सा ईयर होगा? नहीं, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 22-23, करंट ईयर 22-23, तो लास्ट डेट क्या बनेगी? 31 दिसंबर 2023, ठीक है सर। अब दूसरा जो लेग है, दूसरा जो केस है, उसमें सितंबर मंथ रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24, सितंबर रिटर्न ऑफ
23-24, 23-24 में सितंबर कब आया होगा? सितंबर 23 में आई होगी, तो फिर ये बनेगा 20 अक्टूबर 2023। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, whichever is earlier, 20 अक्टूबर 2023। अब हमें याद कब आया भाई? 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर को आईटीसी ले सकते हैं? हाँ ठीक, यस, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन 4th October 2023 as the last date is not yet over. As the last date is not yet over. नहीं नहीं, अभी तो हमने कहा एक बड़ा भाई आ रहा है इसका, उस केस में कुछ और डेट आएगी। जी क्लियर हो गई बात? चलिए, जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें पहले वाले में ही हम एक्सटेंशन कर देंगे, इसे कृपया नोट कर लें। हम आईटीसी वो इसलिए कि एक चीज पर ना वरना 2 बारी टैक्स लग जाएगा। पहले 100 रुपए का आइटम ए ने बी को बेचा तो 18 रुपए जीएसटी लगा, फिर बी ने जब सी को बेचा तो वो 200 रुपए का बिकेगा 36 के साथ, तो 36 + 18 दोनों सरकार के पास चले गए। ठीक, 100 पे भी जीएसटी लग गया, 200 पे भी लग गया, तो 300 पे लगाना। अब सोचो वो 100 रुपए पर 18 जो था वो वापस आ जाता है, तो कितने रुपए लगा टोटल? 36 + 18 -18, 18 तो वापस आ गया, तो फिर 100 रुपए पे दोबारा नहीं लगा। और वैसे ये जो चीज है वो हम क्लास 1 में समझते हैं कि आईटीसी क्यों मिलता है हमें, तो वो आपको उस दिन और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके, अब लिखिए एग्जाम्पल। If in the same example, following additional information is also given. If in the same example, following additional information is also given. दो बुलेट्स हैं जो और गिवन है। असेसी फाइल्ड एनुअल रिटर्न, असेसी ने फाइल करा एनुअल रिटर्न ऑफ 2022-23 ऑन 5th May 2023। दूसरी बात, असेसी फाइल्ड मंथली रिटर्न ऑफ September 23 ऑन 15th October 2023। ठीक है, सब कुछ वही है। हमें याद कब आया था? 4 अक्टूबर 2023 को। बस यहां पर 2 डेट्स और गिवन है कंपैरिजन के लिए, तो सब कुछ वैसा ही है। दोबारा करते हैं, ये नोटिंग हो गई?
जी, solution. Last date to claim ITC. Annual return of this financial year, मतलब annual return ऑफ 2022-23। अब यहां पर हम 31 दिसंबर 23 लिखते थे, ये हम लिखते थे, लेकिन अब हमें क्या लिखना है? डेट गिवन है 5/5/2023। हमने ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि 31 दिसंबर तो लास्ट डेट थी। हमने कब भरा? हमारे क्लाइंट ने कब भरा? 5 मई 2023 को। ठीक सर। उसी प्रकार यहां पर सितंबर मंथ रिटर्न इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब रिटर्न ऑफ सितंबर 2023, इसको हम लिखते क्या थे जी? 20 अक्टूबर 2023। लेकिन ये अब नहीं लेना, क्योंकि हमने तो पहले ही भर दिया। कब? 15 अक्टूबर 2023। अब इसमें देखो 5 मई अर्ली आ गया, कुछ भी अर्ली हो सकता है, तो लास्ट डेट 5 मई आई। अब जब 5 मई लास्ट डेट आ गई, तो हम वो रिटर्न में कुछ नहीं कर सकते, वो जो हमें रियलाइज हुआ एक दिन। विच एवर इज अर्लियर, 5 मई 2023। We cannot take ITC. We cannot take ITC of the transaction. We cannot take ITC of the transaction as on 4th October 2023. हाँ, फिर तो हम अवेल करते। हाँ, फिर तो हम क्या करते ना, जानबूझ के रिटर्न की डेट रिटर्न ही ना भरते और लेट पे लेट करते रहते। हाँ, हाँ जी, हम 4 अक्टूबर को रिटर्न मतलब क्रेडिट क्यों नहीं ले सकते? लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग आईटीसी हमने ऊपर निकाला, ठीक है मैम, इस वाले चित्र के मुताबिक। इस वाले चित्र में 2 ऑप्शंस थे, दोनों ऑप्शंस में से अर्ली वाला हमने ऑप्शन उठा लिया। अर्ली वाला ऑप्शन हमने उठाया 5 मई 2023, तो लास्ट डेट गई, हमें याद आया 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को अगर हम अप्लाई करने का बटन दबाएंगे, अपना वाला कौन सा रूल था वो मैं बताता हूं। वो लास्ट डेट थी कि उस वो इधर कौन सी डेट थी बताओ? 31 दिसंबर। ये मैंने लिखा है इसीलिए 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। इस चीज का रिटर्न भरने की डेट 31 दिसंबर थी, लेकिन आपने पहले क्यों भर दिया? ना भरते आप, लास्ट डेट को भरते। आप ऐसे समझो, आप बहुत प्यारा समझ आएगा आपको। एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे आपके अभी कुछ दिन बाद, राइट, सीएमए के। तो जब आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले तो आपके पास चांस है कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हो। आपने एग्जाम फॉर्म में सेंटर भरा 502 कोड ईस्ट दिल्ली, बट आप कह रहे हो मैं तो वेस्ट दिल्ली शिफ्ट हो गई, मेरे को तो वहीं पेपर देना है, तो अभी सबमिट का बटन नहीं दबाया है। लास्ट डेट है आपकी 10 अक्टूबर, तो आपने 10 अक्टूबर से पहले पहले कभी भी बटन दबा के सबमिट बटन दबा दोगे, सेंटर चेंज कर सकते हो आप। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब अगर आप भूल गए सेंटर चेंज करना,
तो कोई बात नहीं, लास्ट डेट से पहले पहले तो कभी भी कर सकते हो ना। चलो, तो लास्ट डेट क्या है? 10 अक्टूबर। लास्ट डेट बताओ क्या है? 10 अक्टूबर। और वो जो 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, 10 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, उस 10 अक्टूबर से पहले पहले क्यों भरा तुमने फॉर्म? तुमने 1 अक्टूबर को ही फॉर्म भर दिया, सबमिट का बटन दबा दिया। आप चेंज कर सकते हो एग्जाम सेंटर। वही केस यहां पे था। 31 दिसंबर सरकार ने डेट दी थी कि आप एनुअल रिटर्न ना 31 दिसंबर तक आराम से भर सकते थे। भरते तो उसमें ये वाला भी ले लेते 4 अक्टूबर को जो याद आया। और आपने तो विंडो पहले क्लोज कर दी। कब क्लोज कर दी? 5 मई को ही। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अब नंबर भाई थोड़ा इसमें से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर यही प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर कोई बात नहीं, हंसना भी चाहिए, क्या हो गया? ओहो, तुम तो बड़ा एनालाइज कर रहे हो ना। ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं, ये तो 180 का है। देना मुझे किताब दो। ये रहा भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 306। अरे मैंने ना गलत किताब रख ली अपने हाथ में। इंटर की जगह फाइनल के आईडीटी की बुक अपने हाथ में रख ली, तो उसे पेज नंबर अलग अलग आ रहे, क्वेश्चन सेम रहते। उस चैप्टर्स के आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अकाउंट्स, ई वे बिल, एक कॉमा का डिफरेंस निकाल के दिखाओ, इनाम मिलेगा। क्या? नहीं नहीं, हम तो इंटर पढ़ रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो बेसिक चैप्टर्स है ये उधर भी है इधर भी है। खैर, तो आपका डबल फायदा हो रहा है। हाँ, चलिए क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने परचेज करा इनपुट 2 लाख रुपए का। वाई टैक्स इनवॉइस नंबर 12 डेटेड 1 दिसंबर 2021। 1 दिसंबर 2021 को हमने ये खरीदा था। एक्स लिमिटेड हैज सबमिटेड एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। सबमिटेड, बटन दब चुका, हैज सबमिटेड ऑन 15 सितंबर 2022। ठीक। एंड रिटर्न फॉर सितंबर 2022 हैज बीन फाइल्ड, हैज बीन फाइल्ड, हैज बीन फाइल्ड, हैज बीन फाइल्ड। जमा हो चुका। कब जमा हो चुका? कब जमा हुआ भाई? 19 अक्टूबर 2022। ठीक। फाइंड द टाइम लिमिट विद इन विच आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन इनपुट बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड चाहते हैं कि वो 30 सितंबर को इनपुट लें, तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो वो कर लेते हैं ना थोड़ा कैलकुलेशन। देखिए सर, लास्ट डेट क्या थी? 2 में से जो अर्लियर होगी। अर्लियर में पहला क्या था? एनुअल रिटर्न ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। दिस फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? को ट्रांजैक्शन कब की है? 1 दिसंबर 21 की, तो 21-22 हुआ। अब ये बताओ, क्वेश्चन में 21-22 के एनुअल रिटर्न की डेट दी हुई है, तो 31 दिसंबर नहीं लेनी है। जो गिवन है क्या? 15 सितंबर 22 गिवन है। दूसरा, सितंबर ऑफ नेक्स्ट
फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 22-23। तो 22-23 की में सितंबर कौन सी, मतलब सितंबर 22, उसका रिटर्न भरने की लास्ट डेट कब है तो 20 अक्टूबर, लेकिन चेक करो भरा कब, 19 अक्टूबर। ठीक, अर्लियर क्या आई, अर्लियर आई 15 सितंबर लास्ट डेट हो गई, 15 सितंबर लास्ट डेट हो गई, लेकिन वो उसको कब चाहिए, 30 सितंबर को। सॉरी, नॉट पॉसिबल, इज नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन 30th सितंबर। ठीक है, अब थोड़ा इधर देख लेते हैं, ये कंपैरिजन करते वक्त भूल गए मासूम, इधर तो सही है 15 सितंबर, वो ये 30 सितंबर नहीं आएगा, 30 सितंबर का रिटर्न आएगा। जैसे ये 15 सितंबर ये वाली है, ये जो 19 अक्टूबर है वो वाली आनी चाहिए थी। 30 सितंबर थोड़ी कंपेयर करनी है, सितंबर का रिटर्न कंपेयर करना है। ठीक है, ये देखो भाई, अरे रूल पढ़ लो, जब बहुत लंबा डिस्कशन हो ना तो रूल पढ़ा देना चाहिए बच्चे को लिखित में, उसे लगे गलत तो नहीं कराया, भरोसा ही भजन है। ये देखो आप, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस पर्टेन। जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है उसके बाद जो सितंबर आएगी, तो 30 सितंबर नहीं लेनी है, उसका रिटर्न लेना है। ठीक है जी, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि 30 सितंबर गलत लिखा है। और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, खैर एक और क्वेश्चन है इसमें ना, ये तो हो गया जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चल, लाइट चली गई, गुड। अरे कई बार ना ऐसा हुआ कि लाइट गई सब कुछ बंद हो गया, तो अब तो चलो ठीक चल रहा है। वैसे पर्चे आई मेरे पास 10:45 पे क्लास छोड़ने की। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्स लिमिटेड डिलीवर्ड अ मशीन टू वाई लिमिटेड इन जनवरी 2022। वो वैसे ही है जैसे पहले था, इनवॉइस नंबर 180 डेटेड 21 जनवरी 2022। ट्रांजैक्शन कब की है, 21 जनवरी 2022, तो करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया 22-23, पक्का 21-22 हुआ। फॉर 5 लाख प्लस जीएसटी एंड अंडरटुक ट्रायल रन कैलिब्रेशन ऑफ द सेम मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाई लिमिटेड। हमने 5 लाख की मशीन बेची और फिर ट्रायल रन कैलिब्रेशन सब कुछ करा, ठीक करा, मतलब मशीन में इंस्टॉल वगैरह सब कर दी। द अमाउंट चार्जेबल फॉर द पास्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वर कवर्ड इन अ डेबिट नोट इन मई 2022। हमने 1,25,000 का नया पेपर भेजा उसको, हमने 5 लाख की मशीन तो बेच दी, उसका बिल बना दिया, बिल बन गया जनवरी में ही, लेकिन मशीन बनाने के बाद भी कस्टमर ने हमसे बहुत काम करवाया। मशीन यहां लगा दो, प्लांट को यहां से जोड़ दो, इसकी ये फिटिंग कर दो, पूरी कैलिब्रेशन हमने करी। इस बात के हमने 1,25,000 और मांग लिए उससे, बट व्हेन वी डिमांडेड मोर मनी, इनवॉइस तो हम पहले ही दे चुके थे, तो जब हम अलग से पैसे मांगते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 6 में पता चलेगा, उसका नाम ही है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस। तो हमने क्या, डेबिट नोट, आप फिलहाल के लिए यूं समझ लीजिए कि डेबिट नोट मतलब इनवॉइस, इसका सप्लीमेंट्री इनवॉइस। ठीक है, हमने 1,25,000 मांगे मई में। ठीक, एक बात और माननी पड़ेगी आपको, अब देखो ये तो अगले चैप्टर का ही है ना, यहां कैसे पढ़ाया जा सकता है अभी सुन लो, आएगा डिटेल में आगे। डेबिट नोट इनवॉइस का ही माना जाता है सप्लीमेंट्री, तो जो भी कैलकुलेशंस हमें करनी है वो इनवॉइस की डेट से करनी है, मई की डेट से नहीं करनी। नहीं तो गलती हम क्या कर देंगे, मई में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा,
डेबिट नोट की डेट हमेशा इग्नोर करनी है। डेबिट नोट में हमेशा यह मानना है कि यह तो करेक्शन है हमारे मेन इनवॉइस का। तो जो भी आपको खेल खेलना है वो इनवॉइस की डेट से खेलना है। खैर आगे, वाई डिड नॉट फाइल इट्स एनुअल रिटर्न टिल अक्टूबर 2022। वाई मतलब कस्टमर। कस्टमर ने एनुअल रिटर्न अपना जमा ही नहीं करा, ठीक, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड टिल अक्टूबर 23 फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक। फाइंड द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन दिस विद इन विच आईटीसी कैन बी अवेल्ड। अब ये सब कुछ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम तो अपना नोट लिखते हैं, उसमें कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक। बताइए सबसे पहला क्या था, एनुअल रिटर्न ऑफ 21-22, 22-23 नहीं, उसने कंफ्यूज करने के लिए 22-23 लिख रखा है आपको। 21-22 का एनुअल रिटर्न का लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर। वो लेंगे या एक्चुअल लेंगे? लेते तो एक्चुअल, लेकिन भरा ही नहीं इसने तो, इसलिए मैम अब वो लास्ट डेट लेंगे 31 दिसंबर 2022। क्लियर। अब सितंबर मंथ रिटर्न देखो, सितंबर रिटर्न ऑफ सितंबर 22, 2022 की सितंबर का रिटर्न बताओ, भरा इसने कि नहीं भरा? क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो नहीं भरा होगा, भरा भी होगा तो हमें तो पता नहीं, हम तो लास्ट डेट उठा लेंगे। क्या है बताओ? 20 अक्टूबर 2000, ठीक। इन दोनों में से अर्ली कौन? 20 अक्टूबर, ये लास्ट डेट हो गई। अब ये बताओ उसे होश कब आया? लिखा तो होगा कहीं होश कब आया उसे? कुछ नहीं लिखा। कोई नहीं भाई, ये लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। इनका देख लो बस 1 मिनट आंसर। सितंबर 2023, टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी वाइड इनवॉइसेस 30 सितंबर, टाइम लिमिट टू अवेल डेबिट नोट ऑल्सो 30 सितंबर 2000 हो। ये देखो आप, ये लाइन पढ़े आप जरा, इसमें क्या गड़बड़ है? टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी ऑन मशीन, ये तो सही है 30 सितंबर मतलब 20 अक्टूबर, ठीक। ये 30 सितंबर तक के महीने का रिटर्न 20 अक्टूबर तक भरा जाएगा, ठीक। लेकिन जो अगली लाइन है ना सर, उसमें आप ध्यान से देखो, ऑल्सो लिखा है ना। ऑल्सो कब लिखा होता? जब पिछली वाली डेट ही दोबारा लिख रहे होते आप। सर एक सेकंड सुन लो, अगर मैं यहां डेट छुपा दूं और आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछूं तो आप क्या बताते? टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी ऑन मशीन 30 सितंबर 2022। फिर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक देता और मैं आपको बोलता टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी ऑन डेबिट नोट इज ऑल्सो, तो वो डेबिट नोट की भी डेट क्या होती? 30 सेम होती, तभी तो ऑल्सो शब्द है। सर ये 23 गलत लिखा है, 22 आएगा इधर, समझ गए आप? और बल्कि 30 सितंबर क्या, 20 अक्टूबर 2022 से पहले पहले अपने को रिटर्न का वो आईटीसी मिल सकता है, ठीक है सर। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मिसमैच है, कई बार एरर्स हैं उसमें, ऊपर लिखा है मोहन और नीचे लिखा है अजय। प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में भी ऐसा कई बार हुआ कि क्वेश्चन में कोई और नाम है मैडम, आंसर में कोई और नाम है, बताओ। ऐसा नहीं है, कई बार मैं कह रहा हूं, लेकिन बस हमें अपना नियम नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगली मुलाकात में हम पढ़ेंगे ब्लॉक्ड आईटीसी, नाम ही उसका ब्लॉक्ड आईटीसी। कोई बात नहीं।